हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 6 साझेदारी फर्म का समापन या विघटन, ये हम पढ़ रहे हैं। तो साझेदारी फर्म के विघटन से संबंधित उसका आशय, उसके कारण अभी हमने पढ़े इसके पहले। अब हम पढ़ेंगे कि साझेदारी फर्म के समापन पर हिसाब का निपटारा किस प्रकार किया जाता है। फर्म तो समाप्त हो रही है, लेकिन जो फर्म का हिसाब है वो कैसे हमें सही करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 48 के अनुसार फर्म के विघटन के बाद हिसाब किताब का निपटारा करने के संबंध में निम्न नियम लागू होंगे। नंबर 1, सबसे पहले हानियों का भुगतान होगा। पूंजी की कमी सहित हानियों का भुगतान निम्न क्रम से किया जाएगा। सबसे पहले लाभ में से उसका भुगतान होगा। उसके बाद अगर कोई हानि की राशि बचती है, लाभ में से भुगतान करने के बाद में भी अगर हानि की राशि बचती है तो वो साझेदारों की पूंजी में से पूरी की जाएगी। अंत में साझेदारों के द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर उनके लाभ विभाजन के अनुपात में सबसे पहले तो लाभ में से पूरी होगी, सेकंड नंबर पे साझेदारों की पूंजी से पूरी होगी, और अगर उसके बाद में भी वो हानि पूरी नहीं होती है तो जितनी बची हुई राशि है हानि की, वो साझेदारों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से उनके लाभ विभाजन के अनुपात में आपस में बांट ली जाएगी। इसके बाद देखिए आप संपत्ति का उपयोग। साझेदारों द्वारा अपनी पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए लाई गई राशियों सहित फर्म की संपत्तियों से प्राप्त राशि का उपयोग निम्न क्रम में किया जाएगा। जब कोई साझेदारी फर्म का समापन होता है तो जितनी भी फर्म की संपत्तियां हैं उनको बेच दिया जाता है, और बेचने से जो रुपया प्राप्त होता है, जो कैश आता है, वो दायित्वों का भुगतान करने में लगा दिया जाता है। तो सबसे पहले वसूली का जो खर्च होगा उस पर लगाया जाएगा उसको। जिस तरह से फर्म को जब हम बनाते हैं तो उसमें कुछ कानूनी व्यय करना पड़ते हैं, तो जब फर्म का समापन होता है तो वसूली के कुछ खर्चे होते हैं। संपत्तियों को जब बेचा जाता है तो उसमें भी कुछ ना कुछ अमाउंट खर्च होता है, तो जो वसूली के खर्चे हैं वो उसमें से निकाल लिए जाते हैं। बाहरी लेनदारों का भुगतान, जो बाहरी लेनदार हैं, जो किसी से माल खरीदा है या कोई बैंक लोन है, बिल्स पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये सब आउटसाइडर लोन हैं जो बाहरी व्यक्तियों से लिए जाते हैं। तो सबसे पहले बाहरी व्यक्तियों का जो लोन है वो उनको भुगतान किया जाएगा। इसके बाद साझेदारों की पत्नी का ऋण और अग्रिम, अगर किसी साझेदार की पत्नी से व्यापार ने ऋण ले रखा है या कोई एडवांस ले रखा है तो उसका भुगतान किया जाएगा। पूंजी को छोड़कर साझेदारों के ऋण और अग्रिम, अगर किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दे रखा है पूंजी के अलावा, पूंजी के अतिरिक्त अगर उसने फर्म को ऋण के रूप में कोई राशि दी है तो उसके बाद उसको वो भुगतान में की जाएगी। मतलब सबसे पहले वसूली के खर्चे काटे जाएंगे, फिर बाहरी लेनदारों का भुगतान होगा, उसके बाद राशि बचेगी तो साझेदारों की पत्नी का ऋण या कोई एडवांस है तो वो वापस होगा, और फिर उसके बाद पूंजी को छोड़कर साझेदारों के ऋण और अग्रिम, अगर साझेदार ने कोई लोन दिया है, कोई एडवांस दिया है फर्म को, तो वो इसमें से काट लिया जाएगा। इसके बाद साझेदारों को उनकी पूंजी में अंतिम भुगतान, ये सब भुगतान करने के बाद अगर संपत्तियों से प्राप्त कैश की राशि में से कुछ राशि बचती है तो वो साझेदारों को उनके अंतिम भुगतान में दे दी जाती है। फर्म के ऋण एवं साझेदारों के व्यक्तिगत ऋणों का भुगतान। जब साझेदारों के व्यक्तिगत ऋण और फर्म के ऋण साथ साथ होते हैं तो वहां भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 39 के नियम लागू होते हैं। नंबर 1, फर्म की संपत्तियों में साझेदार के भाग का उपयोग सर्वप्रथम फर्म के दायित्वों के लिए किया जाएगा। मतलब जो फर्म की संपत्तियां हैं उनसे सबसे पहला भुगतान किसका होगा? फर्म के दायित्वों का। यदि ऐसे दायित्वों का भुगतान करने के बाद साझेदार के भाग का कोई अधिशेष बचता है, मतलब उसके बाद कोई सरप्लस बचता है, तो उसका उपयोग निजी अर्थात व्यक्तिगत दायित्वों के भुगतान में किया जाएगा। व्यक्तिगत संपत्तियों में से सबसे पहले व्यक्तिगत दायित्वों का, अगर कोई साझेदार की पर्सनल संपत्ति है तो सबसे पहले उसकी जो पर्सनल लायबिलिटी है, पर्सनल जो उसका दायित्व है, सबसे पहले उसका भुगतान होगा।
उसके बाद अगर कोई उसका सरप्लस बचता है तो उसका उपयोग साझेदारी में भुगतान के लिए किया जा सकता है। अब यहाँ ये ध्यान देने की ज़रूरत है आपको कि साझेदारों की निजी परिसंपत्तियों में उसकी पत्नी और बच्चे की संपत्तियों को शामिल नहीं किया जाता है। साझेदार की अगर कोई पर्सनल संपत्ति साझेदारी में यूज़ की जा रही है तो उसमें उसकी पत्नी और उसके बच्चे के नाम पर जो संपत्ति है उसको उसमें शामिल आपको नहीं करना है। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है साझेदारी फर्म के समापन की विधियाँ। वो कौन कौन सी विधियाँ हैं जिनमें साझेदारी फर्म का समापन होता है। देखिए आप, फर्म के समापन की मुख्य रूप से दो स्थितियाँ होती हैं, न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना समापन और न्यायालय के आदेश के द्वारा समापन। एक तो वो समापन जिसमें न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और दूसरा जिसमें कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया जाता है फर्म के समापन का। तो ये दो विधियां हैं फर्म के समापन की। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना समापन। न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना समापन में सबसे पहला पॉइंट है हमारा समझौते द्वारा समापन। धारा 40 के अनुसार जिस प्रकार साझेदारी समझौते से बनती है, उसका जैसे कि जन्म अनुबंध से होता है, उसी तरह से इसका जो समापन है वो भी समझौते के द्वारा हो सकता है। सभी साझेदार अगर आपस में सहमत हैं साझेदारी फर्म को खत्म करने के, तो वो आपस में आपसी समझौते के द्वारा इसका समापन कर सकते हैं। अनिवार्य समापन। धारा 41 के अनुसार निम्न स्थितियों में किसी साझेदारी फर्म का अनिवार्य रूप से समापन हो सकता है जब किसी साझेदारी फर्म के सभी साझेदार या एक को छोड़कर, या तो सभी साझेदार या फिर एक को छोड़कर सभी साझेदार दिवालिया हो जाएं, तो फर्म का अनिवार्य रूप से समापन हो जाता है। जब फर्म का व्यवसाय जो है वो गैर कानूनी हो जाए, अवैध हो जाए, तो फर्म अपने आप ही समाप्त मानी जाती है। जब साझेदारों की संख्या 50 से अधिक हो जाए, साझेदारी में क्या शर्त है कि अधिकतम 50 सदस्य साझेदार हो सकते हैं, तो 50 से अगर ज़्यादा सदस्य हो जाते हैं उसमें, अगर ज़्यादा साझेदार हो जाते हैं उसमें, तो फिर साझेदारी फर्म का अनिवार्य समापन हो जाता है। आकस्मिक या संयोग द्वारा समापन। धारा 42 के अनुसार साझेदारों के मध्य किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में निम्नलिखित स्थितियों में फर्म का समापन हो जाता है। नंबर 1, साझेदार की मृत्यु हो जाने पर, किसी साझेदार के दिवालिया हो जाने पर, यदि साझेदार की स्थापना एक निश्चित अवधि के लिए की गई है तो उस अवधि के पूरा हो जाने पर, यदि साझेदारी की स्थापना एक नियत कार्य के लिए की गई है, किसी निश्चित कार्य के लिए की गई है, तो फिर वो कार्य पूरा हो जाने पर साझेदारी का समापन हो जाता है। यदि कोई साझेदार फर्म से अलग होने के लिए त्यागपत्र दे देता है तो ऐसी स्थिति में फर्म का समापन हो जाता है। सूचना द्वारा समापन। धारा 43 के अनुसार ऐच्छिक साझेदारी, अगर साझेदारी इच्छा के अनुसार बनाई गई है, ऐच्छिक कि जब कभी भी उसको बनाया जाए और कभी भी उसको खत्म कर दिया जाए, इच्छा के ऊपर उनकी अगर डिपेंड करती है, तो साझेदारी का समापन एक दूसरे को लिखित नोटिस देकर, लिखित सूचना देकर उसका समापन किया जा सकता है। इसके बाद देखिए आप, न्यायालय के आदेश द्वारा समापन। अगर न्यायालय के आदेश द्वारा समापन है तो उसमें वो कौन सी दशाएं हैं जब न्यायालय फर्म के समापन का आदेश दे सकता है। धारा 44 के अनुसार किसी साझेदार द्वारा न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने पर न्यायालय निम्न में से किसी भी एक आधार पर फर्म के समापन का आदेश दे सकता है। नंबर 1, जब कोई साझेदार अपना मानसिक संतुलन खो दे, अर्थात वो पागल हो जाए। जब कोई साझेदार स्थायी रूप से साझेदारों के कर्तव्यों का पालन करने में अक्षम हो, मतलब वो साझेदारों से संबंधित जो भी कर्तव्य हैं, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो उनको पूरा नहीं कर पा रहा हो, वो इस लायक नहीं हो कि वो अपने कर्तव्यों को पूरा कर सके। जब कोई साझेदार दुराचरण का दोषी हो जिससे कि फर्म के व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका हो। जब कोई साझेदार जानबूझकर बार बार साझेदारी अनुबंध का उल्लंघन करता है। तो जब कोई साझेदार फर्म में अपना संपूर्ण हित किसी तीसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर देता है,
जब फर्म को चलाने से हानि के अतिरिक्त तो कुछ ना हो रहा हो, मतलब फर्म लगातार हानि में जा रही हो और निकट भविष्य में आने वाले वर्षों में भी लाभ होने की कोई गुंजाइश ना हो, तो ऐसी फर्म को बंद कर देना ही ठीक होता है। जब न्यायालय फर्म के विघटन को ठीक व न्याय संगत समझे, इसके अलावा भी कोई ऐसा कारण हो जिसमें कोर्ट को या न्यायालय को ये ऐसा लगता है कि इस फर्म को बंद कर देना ही उचित है, तो वो उस फर्म के समापन के आदेश दे सकता है। फर्म के विघटन की दशा में फर्म का कारोबार बंद हो जाता है, सारी संपत्तियां बेच दी जाती है, दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है और साझेदारों का भी जो हिसाब है वो पूरा कर दिया जाता है। तो ये थी फर्म के समापन की विधियां, जिसमें हमने 2 विधि पढ़ी, न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना और न्यायालय के द्वारा। तो ये दोनों विधियां हमारी पूरी हुई। जो हमारा आगे का टॉपिक है वो है साझेदारी फर्म के समापन पर खोले जाने वाले खाते। कौन कौन से खाते खोले जाते हैं वो हम देखेंगे। उससे पहले आप एक चीज़ ये देखिए कि कंपनी अधिनियम 2013 में जो संशोधन हुए थे उसके अंतर्गत साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 कर दी गई है, लेकिन साझेदारों की न्यूनतम संख्या 2 है। मतलब साझेदार न्यूनतम 2 होना चाहिए और अधिकतम 50 होना चाहिए। बैंकिंग व्यवसाय तथा अन्य व्यवसाय का अंतर समाप्त कर दिया गया। पहले ऐसा था कि अगर बैंकिंग व्यवसाय अगर फर्म करती है तो उसमें 10 साझेदार हो सकते हैं, लेकिन अब वो अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। चाहे कोई सा भी व्यापार साझेदारी फर्म के द्वारा किया जाता हो, 50 अधिकतम और न्यूनतम सदस्य संख्या 2 निर्धारित की गई है। अब देखिए आप फर्म के समापन पर खोले जाने वाले खाते। कौन कौन से खाते जो समापन पर खोले जाते हैं? जब किसी साझेदारी संस्था का विघटन होता है तो फर्म के जितने भी खाते होते हैं जो खुले हुए हैं उन सबको बंद कर दिया जाता है। प्रत्येक खाता किसी न किसी प्रविष्टि के द्वारा बंद किया जाता है। उस समय वसूली खाते के रूप में एक नया खाता खोला जाता है। विघटन के समय निम्न खाते बनाए जाते हैं। नंबर 1 वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट। नंबर 2 साझेदारों के पूंजी खाते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। साझेदारों के चालू खाते, पार्टनर्स करंट अकाउंट। साझेदारों का ऋण खाता, पार्टनर्स लोन अकाउंट। रोकड़ या बैंक खाता, कैश और बैंक अकाउंट। तो ये 5 खाते हैं जो किसी भी फर्म के समापन पर हमें खोलना है। तो अलग अलग खाते में क्या क्या लिखा जाता है ये अब हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए आप वसूली खाता कि वसूली खाता क्या है और ये क्यों बनाया जाता है। फर्म के विघटन के समय जिस खाते में संपत्ति और दायित्वों का विक्रय और भुगतान से संबंधित जो राशि लिखी जाती है वो वसूली खाते में लिखी जाती है। इसके पहले हमने पढ़ा था जब फर्म के समापन का हिसाब किताब किया था, का निपटारा हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि फर्म की जितनी भी संपत्तियां होती हैं उनको बेच दिया जाता है और फर्म के जितने भी दायित्व होते हैं उनका भुगतान कर दिया जाता है। तो इस संपत्तियों को बेचने और उनके दायित्वों के भुगतान करने की जो प्रक्रिया है वो संपत्तियों से वसूली कहलाती है और वसूली और भुगतान के संबंध में जो खाता बनाया जाता है उसको कहा जाता है वसूली खाता। इस खाते के डेबिट पक्ष में संपत्तियों के पुस्तकीय मूल्य, दायित्वों का भुगतान, वसूली व्यय, वसूली पर होने वाले लाभ का लेखा किया जाता है और जमा पक्ष में विभिन्न दायित्वों का पुस्तकीय मूल्य, संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि और साझेदार द्वारा ली गई संपत्ति और वसूली से होने वाली हानि का लेखा किया जाता है। इस खाते से होने वाली लाभ या हानि को साझेदारों के पूंजी खातों या चालू खातों में दे दिया जाता है उनके लाभ विभाजन के अनुपात में। इस खाते को नकदीकरण या रोकड़ीकरण लेखा भी कहते हैं। इस खाते की प्रकृति भी नाम मात्र के खाते की होती है क्योंकि इसमें भी या तो वसूली से हानि होती है या वसूली से लाभ होता है। तो जिस भी खाते में लाभ या हानि होती है या लाभ या हानि जानने के लिए जो भी खाता बनाया जाता है वो नाम मात्र का खाता कहलाता है। तो वसूली खाता भी एक नाम मात्र का खाता है। थैंक यू।